हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बैचलर इन फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है BP2040 का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का है और जो लेटेस्ट सिलेबस है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, उस पर बेस्ड होगा। यानी आप भारतवर्ष के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा। यानी ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में जाने से पहले आप सभी को इन सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। एक बात यहाँ पर मैं एक और जोड़ना चाहूँगा कि पिछले जो हमारा सेशन था उसमें भी मैंने आपको एक पैथोफिजियोलॉजी का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया था, और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में हमको देखने को भी मिले। काफ़ी सारे बच्चों के हमें मैसेज भी आए। लेकिन ये आज का जो मैं प्रश्न पत्र आपको दे रहा हूँ, इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न मैं ले रहा हूँ वो इस प्रश्न पत्र में रिपीट नहीं है। मतलब जो हमने पहले क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए थे उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और वो उसके बाद का 2 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में छूट गए थे, उनको आज के प्रश्न पत्र में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले ये दोनों ही प्रश्न पत्र अच्छे तरीके से देख करके जाना है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि इस वाले पहले वाले पेपर में जो भी क्वेश्चंस डाले थे वो सभी इंपॉर्टेंट थे, आज वाले में भी सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोनों में हमने क्वेश्चंस को मैचअप नहीं किया, मतलब रिपीट नहीं किया है। तो आपको ये जो मॉडल पेपर है हमारा पुराना वाला, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से उसको देख सकें। साथ ही साथ जो आज का जो हमारा वीडियो है, इसके जो PDF बनेगी उसमें भी ये पुराने वाले पेपर का PDF मैं साथ में ही दोनों को दे दूंगा ताकि आप दोनों पेपर को आराम से देख सकें। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। और दोनों पेपर अगर आप करके जाइएगा तो आपको एग्जाम में 101% क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ एक दो का तो छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपको इसी में से मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न की। तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें हमें जो पेपर मिलता है वो 3 आवर्स में हमें सॉल्व करना होता है। टोटल 75 मार्क्स का होता है। ये सभी बात हम लोग पहले से ही जानते हैं। ये पेपर टोटल 3 पार्ट में बटा होता है, 3 सेक्शन में बटा होता है, और ये सेक्शन A, B और C के नाम से जानते हैं। सेक्शन A में जनरली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं, और हमें सभी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है, और हर सही क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल 20 मार्क्स का सेक्शन A हमारा होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में सेक्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ इंटरल्यूकिन्स इन द इन्फ्लामेशन प्रोसेस। जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन एक रिस्पॉन्स है, आप कह सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारे शरीर के लिए, जो कि हार्मफुल स्टिमुलाई जैसे कि पैथोजेंस हैं, डैमेज सेल हैं, कोई टॉक्सिक कंपाउंड है, कोई रेडिएशन है, इन सभी के प्रेजेंस में इन्फ्लामेशन अपने आप होती है। इस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो, या आप कह सकते हैं जो इन्फ्लामेशन के हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको कराने का या इसको कंट्रोल करने का, इसको एक्टिवेट करने का जो काम है वो डिफरेंट प्रकार के जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं, जिन लोग IL के नाम से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वो करते हैं। खास करके जैसे इंटरल्यूकिन 1 है, उसका मेन काम है कि वो इस जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने का काम करता है। ये एक मास्टर रेगुलेटर ऑफ इन्फ्लामेशन के रूप में हम इसे जानते हैं, जो कि कंट्रोल करता है वैरायटी ऑफ जो इम्यून प्रोसेसेस हैं उनको। साथ ही साथ ये जो हमारे इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ये बहुत सारे वाइटल रोल्स प्ले करते हैं सेलुलर कम्युनिकेशंस बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स और इम्यून सिस्टम के साथ, ताकि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब है इकट्ठा होना, और इंट्रासेलुलर का मतलब है सेल के अंदर इकट्ठा होना। कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं हमारे शरीर के अंदर कई बार कि जो सेल्स हैं वो एक्यूमुलेट करने लगती हैं एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, जैसे कि वाटर है, कोई आयंस हैं, प्रोटीन है, फैट है, इसको वो एक्यूमुलेट या इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं, जो कई बार हार्मलेस होता है। मतलब थोड़ी देर के लिए एक्यूमुलेट किया फिर ठीक हो गया। आप देखते हैं कई बार आपके शरीर के ऊपर कुछ छाले जैसा हो जाता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो कई बार हार्मलेस होता है, और कई बार इसमें कुछ वैरायटी ऑफ थोड़े से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा सेल इंजरी की डिग्रीज जो है हमें देखने को मिलती हैं एक्यूमुलेशन के दौरान। और जो इनका लोकेशन होता है जनरली इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस का, वो साइटोप्लाज्म में हो सकता है, विद इन द किसी तरीके के ऑर्गेनेल्स के अंदर हो सकता है, न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है, etc। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो जैसे फैटी लीवर है, ये एक कंडीशन है जो कि इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस के अंतर्गत हम ले सकते हैं, या फिर जैसे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन ड्रॉपलेट्स इन द ट्यूब्यूल ऑफ किडनी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन सेल इंजरी, मेटाबॉलिक एसिडियोसिस एंड एल्कलोसिस। सेल इंजरी हम लोगों ने बड़े डिटेल में पढ़ी थी। ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जब आपकी जो सेल है उसकी एक एडॉप्ट कर, यानी कोई कंडीशन आया, कोई स्टिमुलाई आया, कोई पैथोजन आया,
कोई प्रॉब्लम हुई, चोट लग गई, तो ऐसे कंडीशन में सेल अपने आप को अडॉप्ट करती है। बहुत सारे अडॉप्टेशन के प्रोसेस हैं जिसमें आप सभी जानते हैं कि हाइपरप्लेसिया जैसे कि, या फिर जो है उसमें हाइपरट्रॉफी होती है, सॉरी, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, ये सब होता है। ठीक, अब उसको अगर पार कर जाए, मतलब ऐसे आपका स्ट्रेस पड़ रहा है कि वो एडॉप्टेशन एबिलिटी जो है हमारी सेल की उसके ऊपर निकल जाए, तो ऐसे केस में वो कुछ रिवर्सिबल या फिर कई बार इरिवर्सिबल इंजरी कॉज करती है, और अगर वो ना ठीक की जाए या कंडीशन सुधरे ना, तो सेल डेथ की तरफ भी चली जाती है। तो इसे हम लोग सेल इंजरी के अंतर्गत रखते हैं। अगला है हमारा मेटाबॉलिक एसिडियोसिस। मेटाबॉलिक मतलब जो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, उसके फलस्वरूप लगातार कुछ एसिडिक चीज़ें बनती रहती हैं, बेसिक चीज़ें बनती रहती हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर H+ आयन या फिर जो एसिडिक मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं उनकी मात्रा बढ़ जाए, और जो आपका pH है, जैसे एग्जांपल ले लें ब्लड का एग्जांपल, pH जो है वो 7.38 या 7.35 के नीचे जाने लगे, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग मेटाबॉलिक एसिडियोसिस के नाम से जानते हैं। जैसे कि कार्बोनिक एसिड है, वही उसकी मात्रा बढ़ गई, तो वो आपका मेटाबॉलिक एसिडियोसिस के अंतर्गत आ जाएगा। एल्केलोसिस जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी जो आपका ब्लड का पीएच है जैसे, तो वो 7.42 से ऊपर जाना शुरू कर जाए और 7.45 हो जाए, इस तरीके से हो जाए। या फिर जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो एल्कलाइन चीज़ें बन रही हैं, बेसिक चीज़ें बन रही हैं, जैसे बाइकार्बोनेट आयन का प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो है वो एल्केलोसिस को कॉज करता है, क्योंकि हमारा जो पीएच है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिव द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड, लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो टाइफाइड जो है, ये तीनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली प्रॉब्लम है। टाइफाइड हम सभी जानते हैं एक प्रकार का बुखार है, जो कि एक प्रकार के बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी से होता है। सल्मोनेला टाइफी याद रखिएगा। लेप्रोसी जो है वो भी एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंतर्गत आती है, और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम के बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है। अगला हमारा ट्यूबरकुलोसिस, ये भी एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो याद रखिएगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एब्सेंस सीजर, ग्वाइटर एंड एग्रोमेगेली। ये तीन कंडीशंस हैं। एब्सोल्यूट सीजर्स, सीजर्स का क्या मतलब है, जैसे दौरे पड़ना, जब आपके ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं उसमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस कॉज होता है, तो सीजर्स आते हैं, जिनको हम लोग एपिलेप्सी के दौरान देखते हैं। अब कई तरीके के सीजर्स होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा एब्सेंस सीजर्स। ये कुछ इस प्रकार के छोटे समय के लिए होने वाले दौरे पड़ते हैं, करीब 15 सेकंड के लिए, और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्टेरिंग स्पेल्स होता है, एक टर्म्स है, जिसका मतलब होता है कि जो हमारा ब्रेन है उसमें कुछ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ समय के लिए, और उसकी वजह से जो है ये सीजर्स जो है आते हैं, और इनका जो समय होता है बहुत कम होता है, करीब 15 सेकंड के लिए होता है, और इसको हम लोग एब्सेंस सीजर के नाम से जानते हैं। अगला हमारा ग्वाइटर। ग्वाइटर जो है बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है, जो कि थायराइड ग्लैंड में जनरली होती है, रेगुलर ग्रोथ होती है थायराइड ग्लैंड की। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में होता है, जब थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो कम बनता है, तो उस केस में हो सकता है, हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति आयोडीन कम खा रहा है, तो उसके केस में ग्वाइटर जो है वो हो जाता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को लगता है कि आयोडीन वो सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो वो अपनी जो सेल्स हैं उसको बढ़ा लेता है, नंबर ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से घेंगा रोग हिंदी में बोलते हैं इसको। और एबनॉर्मल जो ग्रोथ है वो एडम्स एप्पल जो आपके नेक में है उसके जस्ट बेस पे ये हो जाती है। अगला हमारा एग्रोमेगेली। एग्रोमेगेली एक कंडीशन है जो कि ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड होती है। जब किसी के शरीर में एक्सेसिव जो ग्रोथ हार्मोन है उसका प्रोडक्शन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हो जाता है, तो ऐसे केस में एक्सेसिव ग्रोथ जो है होती है, हाथ पैर बड़े हो जाते हैं, मुंह का साइज़ चेंज हो जाता है, बाल बड़े ज़्यादा लंबे लंबे हो जाते हैं पूरे शरीर पर, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा और व्यक्तियों से भयानक दिखना शुरू करता है, मतलब उसका जो साइज़ है हर चीज़ का वो एबनॉर्मल रहेगा, बड़ा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग एग्रोमेगली बोलते हैं, और ऐसे व्यक्तियों में जो एक्सेसिव बॉडी टिश्यूज़ की ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। मेटाबॉलिक डिस्फंक्शंस जो है वो जनरली देखने को यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, और एक बैक्टीरिया है जो कि एसेर्सिया कोलाई या ई कोलाई के नाम से जाना जाता है। 80% या उससे ज़्यादा के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में इसी बैक्टीरिया का रोल होता है। साथ ही साथ ये जब होता है तो यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, वेजाइना, या जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो किडनीज हैं, ये सब जो है, लीवर है, सॉरी किडनी नहीं, लीवर्स जनरली, ये क्या होता है कि इफेक्ट होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के दौरान।
और कुछ और भी बैक्टीरिया हैं जैसे कि, या कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि क्लेबेसिया के जो स्पीसीज हैं, प्रोटियस के जो स्पीसीज हैं, वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जॉइंडिस। जॉइंडिस क्यों होता है किसी व्यक्ति को, जो पीलिया हम लोग जिसको बोलते हैं, उसके कारण काफ़ी सारे हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण तो यही है कि अगर आप कोई ऐसी दवाएं खा रहे हैं जो कि लीवर पे इफेक्ट ज़्यादा कर रही हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या कुछ मेडिसिन की मात्रा ज़्यादा लेने पर भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के केस में कई बार जो है वो हमें जॉइंडिस देखने को मिल जाती है प्रेग्नेंट वुमेंस में। कुछ हेरेडिटी कंडीशंस हैं जैसे कि डबिन जॉनसन सिंड्रोम या गिलबर्ट जो सिंड्रोम होता है, उस केस में जो है जॉइंडिस देखने को मिलता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस के केस में जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, इनके केसेस में भी हमें जॉइंडिस जो है वो देखने को मिलती है। लीवर में स्कारिंग हो रही हो या सिरोसिस हो रहा हो, या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है शराब इत्यादि का सेवन करता हो, तो ऐसे केस में भी जॉइंडिस होने की संभावना बढ़ जाती है। और कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस के केस में भी जॉइंडिस हो जाता है। तो ये सभी कॉजेज़ हैं डेवलपमेंट ऑफ जॉइंडिस होने के। अभी आज ही जो है एक मैंने कुछ वीडियो डाले थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो एक बच्चे ने उसमें प्रश्न किया हुआ है कि पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस में क्या अंतर है। तो ये भी लगे हाथ में आपको बता देता हूँ। पैथोफिजियोलॉजी एक पूरा ब्रॉड टर्म है जहाँ पे हम कॉजेज़ भी पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन भी लेते हैं बीमारी का, कॉजेटिव एजेंट जानने की कोशिश करते हैं, उसके टाइप्स पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन अगर है तो पढ़ते हैं, और किस तरीके से बीमारी डेवलप हो रही है वो भी पढ़ते हैं, जिसे हम लोग पैथोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसके ट्रीटमेंट, इसका डायग्नोसिस, सारा कुछ हम जहाँ पढ़ते हैं वो पैथोफिजियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। लेकिन पैथोजेनेसिस क्या है कि जो कोई एक बीमारी है, जैसे मान लीजिए हमने कहा एग्रोमेगेली, तो इसके होने के क्या कारण है, कैसे ये डेवलप होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, जब बात करते हैं तो उसे पैथोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब होने का तरीका, तो पैथोजेनेसिस के रूप में उसको जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये अंडरलाइन कॉजेज पूछ रहा है, मतलब इडियोलॉजी जानना चाह रहा है कि जॉन्डिस किस तरीके से हो रही है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सीओपीडी। सीओपीडी जो है वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, और ये एक इन्फ्लामेटरी, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिसीज़ के रूप में आता है। आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े, वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जनरली क्या है, जो एयर फ्लो है उसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है लंग्स के दौरान, लंग्स में जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, और इसे हम लोग एम्फाइसेमा या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के रूप में भी जानते हैं। ये जो होती है वो जनरली जो पीपल हैं उनमें ऐसे कंडीशंस में जब वो डैमेज हो जाता है उनका लंग्स, या फिर ढेर सारे मात्रा में बलगम या स्पूटम इत्यादि जो है जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्लॉग हो जाता है, जम जाता है वहाँ पे, और सांस लेने में उसको तकलीफ़ होती है। और कई बार जो है जब सांस लेता है तो उसमें से आवाज़ आती है, व्हीजिंग साउंड आता है, और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है। ये सारी चीज़ें हैं। जो स्मोकिंग है, खास करके सिगरेट स्मोकिंग, वो इसका मेन कारण है। एयर पोल्यूशन या कुछ और जो है ड्रग्स वगैरह इत्यादि का सेवन इत्यादि जो है, या कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह इसका कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड एंजाइना पेक्टोरिस। इन्फेक्शन शब्द का जब भी प्रयोग होता है तो समझिएगा कि उसका मतलब होता है टिश्यू डेथ के बारे में वो बात कर रहा है। और मायोकार्डियल कह रहा है, मायोकार्डियल मतलब मायोकार्डियम, मायोकार्डियम जो है वो हार्ट की जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम लोग कहते हैं। तो जब भी जो हार्ट की टिश्यूज़ हैं उनका डेथ होना शुरू हो जाता है या उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें सेल इंजरी होती है, तो हार्ट मसल्स में खास करके, मायोकार्डियम मतलब हार्ट मसल, सॉरी, तो उसमें ऐसा कुछ हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस्कीमिया हो रही है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो मायोकार्डियल टिश्यू तक हो रही है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन होती है। ये एक सडन या शॉर्ट टर्म चेंज होता है सिम्टम्स में, जबकि ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट को वो कम पहुंच रहा है। इसे हम लोग हार्ट अटैक के रूप में भी जानते हैं। और ऐसे कंडीशंस में जो हार्ट का एरिया है, एक या एक से ज़्यादा एरिया, वहाँ पर ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँच रही, जिसकी वजह से वहाँ पर सेल इंजरी जो है वो कॉज हो रही है, या जो मसल्स हैं हार्ट की वो डैमेज हो रही हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो एक मेडिकल टर्म है जो कि चेस्ट पेन या फिर डिस्कम्फर्ट जो हो रहा है हृदय में, उसकी वजह से, या कोरोनरी हार्ट डिसीज़ के रूप में हम इसको जानते हैं। अब यहाँ पर जो भी कोरोनरी हार्ट डिसीज़ होती है उनकी वजह से डिस्कम्फर्ट जो हो रहा है उसके रूप में इसको जानते हैं। ये पेन होता है, जनरली दर्द हो रहा है एंजाइना। और एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो भी वही सेम चीज़ है कि जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसी को हो रहा होगा या डेवलप हो रहा होगा तो ये एंजाइना उसको हमको पहले से सूचना दे रही होती है। मतलब दर्द हुआ, थोड़े समय के लिए एक पेन शुरू हुआ, तो समझ में आना चाहिए कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। खास करके ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सही से नहीं जा रही है। जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो गई हैं या ब्लॉक हो गई हैं।
ऐसी कंडीशन को इस्कीमिया बोलते हैं, और उससे ज़्यादा जो पेन शुरू होता है उसे एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया और मेटाप्लेसिया। अभी हम लोग जो सेल इंजरी की बात करें तो हमने कहा था कि सेल हमारी एडाप्टेशंस करती हैं कंडीशंस के अनुसार। तो कुछ 4 मेजर एडाप्टेशंस करते हैं, जैसे सेल एडाप्टेशन के नाम से जानते हैं, वही चारों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। एट्रॉफी का मतलब होता है कि जो सेल है उसकी साइज में जो रिडक्शन है, उसके नंबर में जो रिडक्शन अगर हो रहा है, मतलब अपना साइज भी कम कर रही है, नंबर भी कम कर रही है, तो उसे एट्रॉफी बोलते हैं। हाइपरट्रॉफी की कंडीशन होती है जहाँ पर जो सेल है उसका साइज तो इंक्रीज होता है बट नंबर इंक्रीज नहीं होते। हाइपरप्लेसिया के केस में जो है वो नंबर जो होता है, सेल नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता है। और मेटाप्लेसिया के केस में क्या होता है, एक तरीके की एडल्ट सेल्स दूसरे तरीके की सेल्स में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है। जैसे एग्जांपल के हम लोग में देख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ स्केमस सेल जो है वो ग्लैंडुलर सेल्स में कन्वर्ट होती है, ग्लैंडुलर सेल जो है वो स्केमस सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये मेटाप्लेसिया का एग्जांपल। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जहाँ पे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लेते हैं। और जनरली यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 3 में से जो भी 2 अच्छे से आ रहा हो उसको हमको सॉल्व करना होता है, यानी 2 ही हमें सॉल्व करना होता है, एक हम छोड़ सकते हैं। सही आंसर के लिए हमें हर प्रश्न के लिए 10 मार्क्स मिलते हैं। टोटल 20 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी भी होता है। इसमें पहला प्रश्न है, डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेल्योर। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक या दोनों एक साथ बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये अच्छे से आप तैयार करें। अब इसके आंसर हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमने जो प्लेलिस्ट है इस सब्जेक्ट की वो नीचे डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं वहाँ से आप इसके आंसर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। पहला हमारा इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, अगला हमारा मेंजेनाइटिस, नेक्स्ट इज टाइफाइड, अगला ग्वाइट, और लास्ट वन इज एल्कोहलिक लिवर डिसीज। इसमें से कोई ना कोई पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन इज सेक्शन बी का आखिरी प्रश्न है, डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एर्थरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस। तो एर्थरोस्क्लेरोसिस या आर्टियोस्क्लेरोसिस या दोनों अलग अलग पूछा सकता है, एक साथ पूछा सकता है, उसकी कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी आपको यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट सेक्शन सी, जहाँ पर हमें जनरली 7 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उसमें से 5 कोई भी हम सॉल्व करते हैं, उल्टा भी हो सकता है, 7 भी सॉल्व करना पड़ सकता है। टोटल 35 मार्क्स का ये सेक्शन हमारा होता है। पहला प्रश्न है इसमें, व्हाट इज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, राइट अ नोट ऑन एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स एट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। तो पिछले वाले पेपर में मैंने एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में पूछा था, यहाँ हम क्रॉनिक डाल दे रहे हैं क्योंकि दोनों में से कोई एक जरूर पेपर में जनरली देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज एलोबरेट द पाथवेज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ एल्जाइमर्स डिसीज। अगला प्रश्न है, डिफाइन हेपेटाइटिस एंड गिव वेरियस टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। ये 2 नंबर में भी कई बार पूछा गया है, तो ये बड़े में भी पूछा सकता है, छोटे में भी पूछा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर इस्केमिक हार्ट डिसीजेज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अभी हमने वहाँ भी बताया आपको डिफरेंसेस, तो ये अलग से भी प्रश्न आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ये दोनों भी कई बार पूछे गए, अलग अलग पूछे जाते हैं, मैंने एंड लगा दिया है ताकि आप दोनों एक साथ ही पढ़ लें। अगला हमारा, एलोबरेट ऑन द पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी एंड सिम्टम्स ऑफ एनी 2 साइक्रियाटिक डिसऑर्डर्स। जो साइक्रियाटिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस या सिम्टम्स, किन्हीं भी 2, जैसे डिप्रेशन वगैरह ले लिया आपने, उसको आपको यहाँ पर एलोबरेट करना है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट और डिटेल नोट ऑन ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी। ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी दोनों में से किसी एक के ऊपर आपको डिटेल नोट देना है, यानी उसकी पैथोजेनेसिस बतानी है, एटियोलॉजी बतानी है, सिम्टम्स बतानी है, सारी चीज़ें बतानी है। या फिर और लगा दिया, गिव नोट्स ऑन द गनोरिया और सिफिलिस। तो गनोरिया सिफिलिस में से कोनो में से एक जो है, दोनों में से जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इस दोनों को ही अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पर हमने आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया। ये लेटेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो पुराने वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर से अलग हैं, लेकिन ध्यान रखें ये वाला मॉडल पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसके सारे क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दोनों का PDF मैं एक साथ बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, और आप दोनों पेपर को अगर अच्छे तरीके से देख करके जाइएगा तो आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से होंगे, ये मेरा आशा है ऐसा। और ऐसा आप सभी को आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आए और आप अच्छे नंबरों से पास हों। इसका जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।